गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10 अध्याय 4 विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास के अंतर्गत हम जो इटली और जर्मनी का एकीकरण पढ़ रहे थे, उसमें से हम जर्मनी का एकीकरण जो है आपका ये कंप्लीट हो चुका था। इटली का एकीकरण जो है हमने स्टार्ट कर चुके थे, इसका काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे जो पॉइंट रहता है आपका वह रहता है काबुल का एकीकरण में योगदान। काबुल का क्या योगदान रहता है इटली के एकीकरण में, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, काबुल जो है वह व्यक्ति था जिसने बिना मेज़िनी का आदर्शवादी गैरिबाल्डी की वीरता निरर्थक होती। अगर काबुल नहीं होता, क्योंकि एकीकरण में किसी एक व्यक्ति का तो हाथ नहीं था, बहुत सारे व्यक्तियों ने जो है इसमें एकीकरण में अपना योगदान दिया था, जिसमें से काबुल के साथ में अगर काबुल नहीं होता तो मेज़िनी और गैरिबाल्डी जिनके एकीकरण में, इटली के एकीकरण में जिनका योगदान था, उनकी भी जो है समर्थन, उनकी आदर्शवादी नीति, उनकी वीरता वह भी क्या हो जाती, निरर्थक हो जाती बिना काबुल के। आगे देखिए, काबुल का मानना था कि पिडमांट, सार्डिनिया ही इटली का एकीकरण करने में समर्थ हैं। ऑस्ट्रिया एकीकरण में सबसे अधिक बाधक है। ऑस्ट्रिया को बिना विदेशी सहायता के बाहर नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने इटली के एकीकरण में कुछ हमने बाधाएं पढ़ी थी कल की क्लास में, उसमें से यहाँ पर एक एकीकरण में ऑस्ट्रिया भी एक बाधा बनी है, क्योंकि बिना विदेशी सहायता के जो है ऑस्ट्रिया को बाहर भी नहीं किया जा सकता था। तो इस प्रकार की जो है स्थितियाँ जो है हमें इटली के एकीकरण के समय जो है देखने को मिलती थी। आगे देखिए, काबुल जो है यथार्थवादी व्यवहारिक राजनीति में विश्वास करता था। अगर हम बात करें कि काबुल की कैसी राजनीति रही है, तो कैसी रही है, यथार्थवादी और व्यवहारिक। यथार्थवादी व्यवहारिक जो है राजनीति में विश्वास करते थे कौन, काबुल। आगे देखिए, वह इटली में प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीय कारण करना चाहता था ताकि विदेशी शक्तियों की सक्रिय मदद एवं सहानुभूति हासिल की जा सके। इस समय यूरोप में दो ही शक्तिशाली देश थे, कौन थे, फ्रांस और इंग्लैंड। इटली के एकीकरण के समय यूरोप में हमें दो शक्तिशाली देश देखने को मिलते हैं, कौन कौन से हैं वह, फ्रांस और इंग्लैंड। यहाँ पर बार बार में जो ऑस्ट्रिया नाम आ रहा है, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, ये ऑस्ट्रिया जो है एक देश है जो यूरोप में है। इन दोनों में डिफरेंस जो है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑस्ट्रिया देश है जो यूरोप में है। आगे देखिए, इंग्लैंड में यूरोपीय देशों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति बनाने से उससे मदद मिलने की आशा नहीं थी। फ्रांस का शासक इटली के एकीकरण के प्रश्न पर इटली से सहानुभूति रखता था, अतः काबुल इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता था। यहाँ की स्थिति बताई गई है इंग्लैंड को लेकर और फ्रांस को लेकर। अतः काबुल इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता था। काबुल ने क्रीमिया की मदद के लिए सेना भेजकर सहानुभूति और मित्रता प्राप्त कर ली। जाहिर सी बात है कि अगर जब तक हमारे द्वारा किसी की मदद नहीं की जाएगी तो हम उससे अपने लिए मदद की भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जब काबुल ने क्रीमिया की मदद की है तो क्रीमिया भी तो वापस मदद जो है करेगा किसकी, इटली की। तो जब काबुल ने क्या किया है, यहाँ पर क्रीमिया की मदद के लिए क्या भेजी है, सेना भेजी है, ठीक है। तो उसकी मदद की है तो क्रीमिया भी वापस क्या करेगा, इटली की मदद करेगा। काबुल को इस मित्रता का लाभ पेरिस सम्मेलन में मिला। अब देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वापस से उसके द्वारा भी जो है मदद की अपेक्षा की जाती है। जब क्रीमिया की मदद किया जा रहा है काबुल के द्वारा, तो वापस इसका फल कब मिलता है, पेरिस सम्मेलन में, जो होता है आपका 1856 में। इस पेरिस सम्मेलन में जो है किसका साथ मिलता है, काबुल को, क्रीमिया का। आगे देखिए, ऑस्ट्रिया के विरोध के बाद भी सार्डिनिया राज्य को पेरिस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। काबुल ने इस सम्मेलन में इटली का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए ऑस्ट्रिया को जिम्मेदार ठहराया। पेरिस सम्मेलन में काबुल ने इटली के प्रश्न पर नैतिक विजय प्राप्त कर ली। तो जब इस प्रकार का समर्थन मिलता है क्रीमिया का भी और पेरिस सम्मेलन के दौरान, तो जो इटली का जो एकीकरण का जो प्रश्न होता है उसमें इसको नैतिक रूप से क्या मिल रही है, यहाँ पर विजय मिल रही है, किसको, काबुल को। आगे देखिए, नेपोलियन का सहयोग एवं लोम्बार्डी की प्राप्ति। सम्राट नेपोलियन तृतीय लगभग एक माह की छुट्टी मनाने सार्डिनिया की सीमा के पास ठहरा हुआ था। काबुल बिना किसी औपचारिक नियंत्रण के प्लम्बियर्स जा पहुंचा। काबुल और नेपोलियन की भेंट के फलस्वरूप एक समझौता हुआ जिसमें निम्नलिखित निर्णय किए गए। यहाँ पर उस समय की एक स्थिति बताई गई है। ये संधि किस समय और किस प्रकार से होती है। नेपोलियन जो था नेपोलियन तृतीय वहाँ का सम्राट, तो वह जो है एक महीने की छुट्टी लेकर जो है सार्डिनिया जाता है और वहाँ रुकता है, ठीक है। काबुल जिसके बारे में हम अभी तक जो है पढ़ते आ रहे हैं किस प्रकार से काबुल का योगदान रहा है। तो काबुल जो है बिना किसी औपचारिक नियंत्रण के, हर चीज़ के लिए कुछ औपचारिकताएं होती हैं, कुछ नियम होता है, ठीक है। तो उसके नियंत्रण के वो कहाँ जाता है, प्लम्बियर्स वहाँ जाता है और काबुल और नेपोलियन की भेंट होती है, यानी कि वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है या ये दोनों आमने सामने आते हैं और बात करना शुरू करते हैं,
ठीक है। तो वहाँ पर दोनों मिलते हैं और वहाँ मिलने के दौरान क्या करते हैं, वह एक समझौता करते हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि उनके समझौते के दौरान जो है उन दोनों ने मिलकर जो है क्या क्या निर्णय किया है और किस प्रकार की जो है वार्तालाप उनके बीच में हुई थी। ठीक है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए आगे, पहला निर्णय क्या हुआ था इसमें देखिए, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के मध्य युद्ध होने पर 2 लाख सैनिक सहायता फ्रांस देगा। यह एक निर्णय लिया गया जिसमें 2 लाख सैनिक सहायता कौन देगा, फ्रांस देगा। किनके मध्य युद्ध होने पर, ऑस्ट्रिया सार्डिनिया के जगह मध्य युद्ध होने पर कौन 2 लाख सैनिक देगा, सहायता देगा, फ्रांस देगा। ठीक है, आगे देखिए, नेपल्स, सिसिली और पोप के राज्य बने रहेंगे। लोम्बार्डी, वेनेशिया सार्डिनिया को प्राप्त होंगे। फ्रांस की सहायता के बदले नीस व सेवाई के प्रदेश फ्रांस को मिलेंगे। विक्टर इमैनुअल अपनी पुत्री का विवाह प्रेस जेरोम बोनापार्ट के साथ कर देगा। इस प्रकार के जो है ये 5 निर्णय जो हैं उसके समझौते के दौरान किए गए। और इस समझौते में यह भी तय किया गया कि ऑस्ट्रिया को भड़का कर यथाशीघ्र युद्ध आरंभ किया जाए ताकि ऑस्ट्रिया आक्रामक लगे तथा सार्डिनिया आत्मरक्षार्थ लड़ने वाला प्रतीत हो। काबूल ने ऑस्ट्रिया को भड़काने के मस व कराटा प्रांतों में विद्रोह करवा दिया। यहाँ पर जो है उस समय की स्थिति जो बताई जा रही है कि किस प्रकार से काबुल का योगदान रहता है। ऑस्ट्रिया ने वैसे ही प्रतिक्रिया दी जैसे काबुल चाहता था। ठीक है, काबुल के हिसाब से जो है उस समय के देश की जो नीति है उसकी नीति के हिसाब से जो है वह कार्य हो रहा है। ऑस्ट्रिया ने 23 अप्रैल 1859 ईस्वी को 3 दिन के अल्टीमेट्स दे दिया। 29 अप्रैल 1859 ईस्वी को फ्रांस ने इटली के पक्ष में युद्ध की घोषणा कर दी। यहाँ पर फ्रांस जो है इटली पर जो है युद्ध की घोषणा कर रहा है। कब कर रहा है, 1859 में। दोनों के मध्य युद्ध होने वाला है। ऑस्ट्रिया की लगातार पराजय हो रही है और जब युद्ध हो रहा है तो पराजय किसकी हो रही है, ऑस्ट्रिया की। लेकिन फ्रांस सार्डिनिया के बिना पूछे युद्ध से अलग हो गया। नेपोलियन तृतीय ने 11 जुलाई 1859 को वेलाफ्रैंका नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ से भेंट कर युद्ध विराम का समझौता कर लिया, जिनकी निम्न शर्तें तय की गई। बाद में जो है 1859 में 11 जुलाई 1859 में जो है ये युद्ध समाप्त हो जाता है और समाप्त होने जब होता है तब समझौते के दौरान होता है। अब इस समझौते में क्या क्या शर्तें रखी गई हैं उसको हम जानते हैं। पहली शर्त थी लोम्बार्डी सार्डिनिया को दिया जाएगा। दूसरी शर्त थी कि वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दिया जाएगा। जो है दोनों देशों का जो है अलग अलग क्षेत्रों का बंटवारा हो रहा है कि कौन सा देश किसके क्षेत्र में जाएगा। तीसरा शर्त रखी गई कि परमा, मेडोना व मस्कनी को पुनः स्वतंत्र राज्य बना दिया जाएगा और पोप के अधीन इटली राज्य को संघ बनाया गया। इस संधि से इटली के लोगों व काबुल को निराशा हाथ लगी। इस संधि से काबुल भी अप्रसन्न था। उसने त्यागपत्र दे दिया। विक्टर इमैनुअल ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ मिलकर 10 नवंबर 1859 को ज्यूरिख की संधि पर हस्ताक्षर किए। ज्यूरिख की संधि द्वारा वेलफ्रांका के विराम संधि की पुष्टि हो गई। इसी के साथ इटली का प्रथम चरण जो है पूर्ण होता है। ये विभिन्न प्रकार के युद्ध और युद्ध के बाद में जो है किस प्रकार से क्षेत्रों का बंटवारा होता है, किस प्रकार की शर्तें होती हैं, किस प्रकार के समझौते होते हैं, इस सब क्रियाओं से गुजर कर जो है इटली का प्रथम चरण जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। कल जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे और मध्य इटली का विलय किस प्रकार से होता है उसको हम कल की क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।